So we have to begin with the effects of stress. अगेन ये क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर का हो सकता है। अब कुछ कुछ जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल इन नेचर होते हैं, मतलब जो स्ट्रेस है वो हमारी फिजियोलॉजी पर भी अफेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा जो भी चेंजेस आते हैं एक स्ट्रेस इंसान के अंदर, वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो हम इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मेजर इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के। सबसे पहला है इमोशनल इफेक्ट्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज इमोशनल इफेक्ट्स? क्या हो सकता है? तुम खुद देखो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या इमोशनल चेंजेस आते हैं हमारे अंदर? क्रैंकी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, एनीथिंग एल्स? अपसेट रहते हैं, एनीथिंग एल्स? इजीली एजिटेटेड हो जाते हैं, यस। So these are the emotional effects we feel when we are under stress. So those who suffer from stress are far more likely to experience mood swings and show erratic behavior that may alienate them from family and friends. Erratic behavior मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, and obviously अगर किसी का भी चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, वो एजिटेट बहुत इजीली हो रहे हैं, then of course ये चीज जो है उनको अपने फैमिली और फ्रेंड से क्या कर देगा, थोड़ा सा दूरी बना देगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है ऐसे इंसान के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहता है जो बहुत इजीली एजिटेट हो रहा है। ठीक है, इन सम केसेस दिस कैन स्टार्ट अ विशियस सर्कल ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब इसमें डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस का साइकिल कैसे बन सकता है? क्योंकि एक इंसान है, उसको बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या सपोज वो इरिटेटेड रह रहा है, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स किसी भी लेवल पे नहीं बन पा रहे हैं, मे बी प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं बन पा रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी नहीं बन पा रहे हैं, तो या फिर रिलेशनशिप बनते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो जिससे इंसान के अंदर क्या आएगा कि शायद मैं रिलेशनशिप बनाने के काबिल ही नहीं हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो लो हो जाएगा। सो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल फॉर सम पीपल, एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बना देता है। कुछ लोग शायद उनकी पर्सनैलिटी न्यूरोटिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेस ले लेके अपनी पर्सनालिटी न्यूरोटिक बना ली है, ऐसा भी होता है। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म याद है ना चैप्टर 2 से? ओके। Some examples are feelings of anxiety and depression, increased physical tension, increased psychological tension and mood swings. फिजिकल टेंशन का मतलब है जब आपके हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, जैसे हमने शुरुआत में भी स्ट्रेस में ये पढ़ा था कि बहुत नैरो वाली फीलिंग आती है, हमें बहुत टाइटन वाली फीलिंग आती है, तो हमारे हाथ पैर कांपने लग जाना, ये क्या है? ये फिजिकल चेंजेस हैं हमारी बॉडी के अंदर। साइकोलॉजिकल, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे हमारे, दैट कम्स अंडर साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब फिजियोलॉजी में क्या आता है? बॉडी। तो व्हाट डू यू थिंक फिजियोलॉजिकल चेंजेस के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के? यस, एनीथिंग एल्स? वेट गेन, वेट लॉस भी और वेट गेन भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे कई लोगों को स्ट्रेस में इंसोम्निया हो जाता है, कई लोगों को हाइपरसोम्निया हो जाता है, तो वी डोंट नो कि किसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, या फिर हार्ट बीट तेज हो जाना। ठीक है, डाइजेशन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, मैंने शायद ये बात पहले भी बोली थी कि जब स्ट्रेस होता है तो सबसे पहला इफेक्ट आता है डाइजेशन के ऊपर, एंड अगर गट हेल्थ खराब तो सब कुछ खराब। इसलिए जिन लोगों की लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उनकी ज्यादातर गट हेल्थ खराब रहती है, क्योंकि स्ट्रेस पे वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, so when the human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones. अब हमने ये हार्मोन्स जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस में भी पढ़े हैं कि कौन से हार्मोन्स हैं जो बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस में होते हैं? कॉर्टिसोल या फिर एपाइनेफ्राइन एंड पाइनेफ्राइन। ठीक है, सो हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा थ्रिल वाला वो होता है, हार्मोन होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं फिजिकल स्ट्रेस। जैसे कई लोगों को वो थ्रिल बहुत पसंद होती है लाइफ में, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बेसिकली वो एड्रेनलिन से एडिक्टेड है।
ठीक है। एड्रेनलिन भी एक तरीके का क्या देता है, रश देता है बॉडी के अंदर, फाइट एंड फ्लाइट वाला थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है वो बॉडी के अंदर, इसलिए कई लोगों को वो एड्रेनलिन पसंद होता है। इसलिए एड्रेनलिन भी एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन ही है, अगर हद से ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो। ठीक है, हद से ज्यादा कोई भी अगर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गिव योर बॉडी अ टोल। ठीक है, so adrenaline and cortisol, these hormones produce marked changes in heart rate, blood pressure levels, metabolism and physical activity. Although this physical reaction will help us to function more effectively when we are under pressure for short periods of time, it can be extremely damaging to the body in the long term. Examples of physiological effects are release of epinephrine and norepinephrine, slowing down of the digestive system, expansion of air passages in the lungs, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसलिए जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो ब्लड फ्लो है वो नहीं उतना पंप हो पाता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉग्निटिव इफेक्ट्स। क्या कॉग्निटिव इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले कॉग्निशन समझो कि कॉग्निशन क्या है, उसके बाद सोचना कि कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। क्या होता है कॉग्निशन? ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस लाइक remembering, ठीक है, problem solving, decision making, all these things come under cognition. अब तुम मुझे बताओ, क्या स्ट्रेस में ये सब चीजें हैम्पर होती हैं? होती हैं। we get poor concentration when we are under stress. हमारी मेमोरी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। दीज आर द कॉग्निटिव इफेक्ट्स। इसलिए कनेक्ट करवा रही हूँ टर्म्स के साथ में, ताकि हर चीज रट्टा ना मारना पड़े, कुछ चीजें तुम ऐसे ही एसोसिएट करके ही लिख पाओ। ठीक है, सो इफ प्रेशर्स ड्यू टू स्ट्रेस कंटिन्यू, वन may suffer from mental overload. This suffering from high levels of stress can rapidly cause individuals to lose their ability to make sound decisions. Faulty decisions made at home, in career or at the workplace may lead to arguments, failure, financial loss or even loss of job. Cognitive effects of stress are poor concentration and reduced short-term memory capacity. ये चीज लिखनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी हमारी वीक हो जाती है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म वीक हो गई तो चीजें लॉन्ग टर्म में जाएंगी ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब क्या बिहेवियरल इफेक्ट्स आते हैं? हर चीज को सोचो और उसके बाद बताओ कि तुम अपना अपना भी बता सकते हो, जो तुमने एक्सपीरियंस किया है और देखा होगा तुमने, अगर तुम उतने अवेयर हो कि तुम्हारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं जब तुम अंडर स्ट्रेस होते हो। दैट कम्स अंडर इमोशनल इफेक्ट्स। ठीक है, कि हम लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। ओके, यस, बिहेवियरल इफेक्ट है। ढंग से ना सोना, यस। प्रोक्रेस्टिनेट करना, यस। ठीक है, इमोशनल इफेक्ट है जिसके साथ में बिहेवियरल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, खुद का ना ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हम चीजों के बारे में ज्यादा, जो स्ट्रेस है उससे डील करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए हमने ग्रूमिंग जैसी चीज को या फिर कुकिंग जैसी चीज को आजकल सेल्फ केयर का नाम दे दिया है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपनी ग्रूमिंग भी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो सेल्फ केयर में आ जाता है। जब वी आर गेटिंग आवर नेल्स डन, वी आर गेटिंग आवर हेयर डन, तो दैट कम्स अंडर सेल्फ केयर। बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपना ध्यान रखना भी भूल जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज देयर फॉर बोथ द जेंडर्स।
ठीक है. सो दीज आर द बिहेवियरल इफेक्ट्स. यस, जंक फूड इज वन ऑफ द बिहेवियरल इफेक्ट एज वेल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स में चले जाते हो. सिगरेट स्मोक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, जंक फूड खाना, ये सारी चीजें क्या है, बिहेवियरल इफेक्ट्स हैं ऑफ स्ट्रेस. ठीक है. Stress affects our behavior in the form of eating less nutritional food, increasing intake of stimulants such as caffeine, excessive consumption of cigarettes, alcohol, and other drugs such as tranquilizers, etc. Tranquilizers can be addictive and have side effects such as loss of concentration, poor coordination, and dizziness. Some of the typical behavioral effects of stress seen are disrupted sleep patterns, increased absenteeism, and reduced work performance. ठीक है. तो इसमें सारे वो पॉइंट्स कवर हो गए जो जो पॉइंट्स तुमने बोले थे. रिड्यूस वर्क में प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ गया, सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर. ठीक है. तो इसलिए हर वर्ड को एसोसिएट करके चलो ताकि तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही तुम्हारे एनवायरमेंट से ही एग्जाम्पल्स निकलाएं, तुम्हें हर चीज रट्टा ना मारनी पड़े. और ये इतना जनरल चैप्टर है कि तुम कर लोगे, बस थोड़ा सा लेंदी है. नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन एंजाइटी. एग्जामिनेशन एंजाइटी भी अगेन सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आते हुए हमने कंपैरेटिवली कम देखा है. ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, सिचुएशन बेस्ड में एमसीक्यू में आ जाता है, लेकिन वैसे प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता हुआ हमने नहीं देखा है. सीयूईटी के बेसिस पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. अब तुम मुझे बताओ एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या होगा. एंजाइटी इज अ वेरी कॉमन टर्म, बस उसको हमने एग्जामिनेशन से जोड़ दिया है. ओके. एनीथिंग एल्स? सब कुछ कवर कर दिया. यस. सो एग्जाम से पहले स्ट्रेस होना या फिर इतना ज्यादा स्ट्रेस होना कि ये लगना कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, पूरी तैयारी करी है, पूरे साल तैयारी करी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं आता. एग्जाम का पेपर हाथ में आते ही, क्वेश्चन पेपर हाथ में ही आते ही ब्लैंक हो जाना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होना, हार्ट ट्रेम्बल हो जाना, एकदम तुम्हारे आगे ब्लैकआउट हो जाना. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी. मतलब कि आपको पेपर का डर है. अब पेपर का डर इतना ज्यादा हो जाता है कुछ लोगों के अंदर कि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो इवेलुएट हो रहे होते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इंटरव्यू हो या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो, एनीथिंग, कहीं पे भी अगर आप इवेलुएट हो रहे हो तो उस इंसान को एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन एंजाइटी उसके दिमाग में बैठ गई है. और एग्जाम्स का मतलब इवेल्युएशन. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं एग्जामिनेशन एंजाइटी से रिलेटेड. ओके. Examination anxiety is a fairly common phenomena that involves feelings of tension or uneasiness that occur before, during, or after an examination. Many people experience feelings of anxiety around examinations and find it helpful in some ways, as it can be motivating and create the pressure that is needed to stay focused on one's performance. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस अगर सही अमाउंट में है तो वो आपकी मोटिवेशन को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एग्जामिनेशन एंजाइटी को भी मोटिवेशन मानने लग जाते हैं. उन्हें लगता है कि हमें मोटिवेट कर रहा है और पढ़ने के लिए, तो हम शायद बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. बट इसके फ्यूचर में जाकर, लॉन्ग रन में जाकर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. Examination nerves, worry, or fear of failure are normal for even the most talented student. However, stress of formal examination results in such high degrees of anxiety in some students that they are unable to perform at a level which matches the potential they have shown in less stressful classroom situations. Of course, क्योंकि अगर anxiety बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कि मैंने बताया कि blank हो जाना, कुछ दिमाग ना चलना, ऑब्वियसली क्योंकि आपका हार्ट रेट इतना बड़ा हुआ है, या जितने भी इससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, देन ऑब्वियसली अगर आप एक काम सिचुएशन में हो तो आप बेटर परफॉर्म करोगे एज कंपेयर टू इफ आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस ही पूरा का पूरा, इक्विलिब्रियम ही पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत हैम्पर होती है अंडर एग्जामिनेशन एंजाइटी. सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि एग्जामिनेशन एंजाइटी से मोटिवेशन आती है, ऐसा नहीं होता.
Examination stress has been characterized as evaluative apprehension or evaluative stress and produces debilitating behavioral, cognitive, and physiological effects no different from those produced by any other stressor. What are the effects of examination anxiety? High stress can interfere with the student's preparation, concentration, and performance. Examination stress can cause test anxiety, which adversely affects test performance. Persons who are high in test anxiety tend to perceive evaluative situations as personally threatening. In test situations, they are often tense, apprehensive, nervous, and emotionally aroused. Moreover, the negative self-centered cognitions which they experience distract their attention and interfere with concentration during examination. So, negative self-centered cognitions का मतलब है कि अपने ही बारे में गलत गलत थॉट्स आना कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता है. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स के बारे में. एंड ऑब्वियसली अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है. अगर एग्जाम के एक रात पहले या 2 रात पहले भी अगर आपको ऐसा हो रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर प्रिपरेशन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन. देन आप अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. High test anxious students respond to examination stress with intense emotional reactions, negative thoughts about themselves, feelings of inadequacy, helplessness and loss of status and esteem that impair their performance. क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारा जो इमेज बनी हुई है, क्योंकि यूजुअली उन्हीं बच्चों के दिमाग में आता है जो टॉपर्स में से एक होते हैं, ये जिनके मार्क्स यूजुअली अच्छे आते हैं. जो एवरेज परफॉर्म करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कैन बी अ मिथ ऑल्सो, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनको एग्जामिनेशन एंजाइटी होती होगी. नर्वसनेस होती होगी, बट एग्जामिनेशन एंजाइटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ठीक है. तो ये यूजुअली उन्हीं बच्चों में होती है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्होंने कभी फेलियर्स देखे नहीं है और वो फेलियर्स से डरते हैं. ठीक है. और फेलियर से तो हर कोई डरता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक जो बैक बेंचर होता है उसने इतने फेलियर्स ऑलरेडी देख चुके होते हैं वो लोग कि उनको फर्क नहीं पड़ता उतना. एक वो साइकोलॉजी बन जाती है. लेकिन टॉपर्स को वो चीज देखने की आदत नहीं होती है, एंड ऑब्वियसली उनकी इमेज पे भी वो चीज आएगी. इमेज पे आएगी तो सेल्फ एस्टीम पे आ जाएगी. तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल लिंक्ड. Generally, the high test anxious person, instead of plunging into a task, plunges inward. That is, either neglects or misinterprets informational cues that may be readily available to him or her, or experiences attentional blocks. अब ऐसे जो बच्चे होते हैं, इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बाहर काम करने की बजाय वो अंदर चले जाते हैं. बाहर अगर सपोज करते भी है कि अगर 2 दिन बचे हैं एग्जाम में और तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस रहता भी है, तो अगर तुम वो एनर्जी 2 दिन अपने सिलेबस को खत्म करने में लगा दोगे तो आई थिंक कुछ प्रोडक्टिव तो निकल आएगा. ठीक है. 50-60% तो उस सिलेबस पे भी तुम स्कोर कर लोगे अगर तुमने अपनी 2 दिन की पूरी एनर्जी उस पर लगा दी. बट ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और वो अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं. तो जो अटेंशन उन्हें बाहर देने की जरूरत होती है, जो एनर्जी उन्हें बाहर देने की जरूरत होती है, वो एनर्जी वो अंदर लगा देते हैं और वो भी पूरे नेगेटिव थॉट्स में लगा देते हैं. सो दैट इज वाई तुम साइकिल समझो. एंड ये साइकिल कैसे समझोगे, जब सेल्फ अवेयर रहोगे. ठीक है. एंड दिस इज वेरी मच हैपेंस विद अस ऑल्सो. चाहे मैं अभी कोई एग्जाम नहीं दे रही हूँ, बट और बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं लाइफ के अंदर. तुम लोगों के एग्जाम्स हैं, तुम लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस होगा, बट वेन एवर इफ अगर तुम पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें और अवेयर रहना चाहिए. तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें आ रही है ना, बार बार अगर कोई भी थॉट आ रहा है और तुम्हें वो थॉट पसंद नहीं है, जस्ट से इट 3 टाइम्स, कैंसिल कैंसिल कैंसिल. वो थॉट अपने आप चला जाएगा. बार बार वो चीज करोगे तो अपने आप तुम्हारे माइंड को समझ में आ जाएगा कि मैं जब भी ये थॉट प्रोड्यूस करता हूं, इसने एक ही बात बोलनी है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल. नेक्स्ट टाइम वो थॉट आने से पहले उसको खुद ही रिमूव कर देगा. सो ट्राई डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 21 डेज. 21 डेज में कोई भी हैबिट बनाई जा सकती है या छोड़ी जा सकती है. ट्राई इट फॉर 21 डेज, क्योंकि मुझे पता है एंग्जाइटी सबकी लाइफ में है, ओवर थिंकिंग सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में. So this is what going to help you. And माइंड ही है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है. माइंड को कंट्रोल करना सीखो बस, बाकी सब कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है.
Now the solution, how can we avoid examination anxiety? While preparing for examination, one must spend enough time for study, overview and weigh one's strengths and weaknesses, discuss difficulties with teachers and classmates, plan a revision timetable, condense notes, space out revision periods, and most importantly, on the examination day, concentrate on staying calm. So ये सारी तो वो चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो आई थिंक कोई भी बता सकता है। बट इसके अलावा जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने स्टूडेंट्स की लाइफ देखकर, वो ये है कि बहुत बड़ी पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बच्चा एग्जामिनेशन एंग्जाइटी में जा रहा होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को वो चीज कंट्रोल करने की जरूरत है कि ठीक है, तू मेहनत कर रहा है ना, अगर तू मेहनत कर रहा है, आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट वट एवर यू आर गोइंग टू स्कोर। दैट इज वाई आई अप्रिशिएट। तुम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर देखो, जो बच्चा बोर्ड के पेपर में, मेरे को पता है वो बच्चा पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहा था, लेकिन वो बोर्ड के पेपर में 70 अगर लेकर आया है 100 में से, मैं उसका रिजल्ट भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस बच्चे ने मेहनत कितनी करी है। सो पेरेंट्स को ये चीज समझने की जरूरत है, टीचर्स को समझने की जरूरत है कि बच्चा मेहनत कर रहा है। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा 90 नहीं ला सकता, 80 नहीं ला सकता, उसका पोटेंशियल कहीं और है, बस एजुकेशन सिस्टम शायद उसको वो चांस नहीं दे रहा, पढ़ना उसके लिए बहुत ज्यादा कंपल्शन बना दिया है। सो ये चीज पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार पेरेंट्स तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं समझते हैं, मेरे बच्चे लकी निकले कि मैं उनके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ तो पेरेंट्स समझ जाते हैं। बट उसके अलावा तुम्हें फिर अपने माइंड में खुद ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट वट एवर आई डू आई एम गोइंग टू गेट सक्सेसफुल एनी हाउ इन माई लाइफ। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। मैं हो गई तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं और मेरा भाई अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है ना, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड हेल्थ। अब तुम मुझे बताओ कि क्या स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड है? कैसे? यस, एग्जैक्ट, यस, ठीक है। सो यस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ। अगर हेल्थ खराब होएगी तो स्ट्रेस आएगा, अगर स्ट्रेस है तो हेल्थ खराब होएगी। बेसिकली इट्स अ वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग। ओके, so chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for himself or herself. When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high and little support is available from family and friends. तो लोगों में attitudinal problems भी आने लग जाती हैं और लोगों की फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लग जाती है जब जो स्ट्रेस है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है और बाहर से कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ये ऑलरेडी हम जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, the physical exhaustion is seen in the signs of chronic fatigue, weakness and low energy. The mental exhaustion appears in the form of irritability, anxiety, feelings of helplessness and hopelessness. तो एक तरीके से क्या है, ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ही है, हेल्पलेस फील करना या होपलेस फील करना। और बाकी फिजिकल जो चेंजेस आते हैं या फिजिकल इफेक्ट्स जो आते हैं वो तो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी एक को वीकनेस हो सकती है, किसी एक को वीकनेस नहीं भी हो सकती, बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अब बर्नआउट क्या होता है? Again a common word we use, but exhaustion of what? स्टडी मतलब सब कुछ। सो एग्जॉशन ऑफ एवरीथिंग
जब आपकी रिसोर्सेस एकदम ही खत्म हो चुकी होती हैं, मतलब ना आप मेंटली कुछ कर पा रहे हो, मतलब एक तरीके से आपका वो लिमिट आ चुकी है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि ना आपके पास मेंटल रिसोर्सेस पड़ी हैं टू डील विद द स्ट्रेस, ना आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस है, ना आपके पास इमोशनल रिसोर्सेस है, सब खत्म हो चुका है. दैट इज कॉल्ड बर्नआउट. ओके, so the state of physical, emotional and psychological exhaustion is known as burnout. There is also convincing evidence to show that stress can produce changes in the immune system and increase the chances of someone becoming ill. Stress has been implicated in the development of cardiovascular disorders, high blood pressure, as well as psychosomatic disorders, including ulcers, asthma, allergies, and headaches. ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि there is a relationship between the stress and the immune system. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, या फिर अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो स्ट्रेस बढ़ेगा. देयर इज अ रिलेशनशिप. अब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ऑब्वियसली आप वायरसेस से लड़ नहीं पाओगे, आपकी बॉडी नहीं लड़ पाएगी. देन जो नॉर्मल वायरसेस हैं जो आप बॉडी आपकी लड़ लेती है, अब उससे भी नहीं लड़ पाएगी. इसलिए फ्रीक्वेंट फीवर्स होने लग जाते हैं लोगों को, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होने लग जाते हैं, एस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी एलर्जीज हैं जो लोगों को बढ़ जाती हैं. जैसे एक्जीमिया सुना है तुमने? एक्जीमिया इज अ स्किन एलर्जी, और बहुत गंदी एलर्जी होती है वो, लिटरली मतलब जिन लोगों को होती है दे आर वेरी टायर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किन एलर्जी. सो एक्जीमिया जो है उसका जो रिलेशनशिप है वो इन्फ्लेमेशन से है. तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो एक्जीमिया होता है. इन्फ्लेमेशन किससे बढ़ रहा है? कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होने से बढ़ रहा है. तो जिस इंसान को अगर एलर्जी जैसी एक्जीमिया है, तो अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उस इंसान का एक्जीमिया ठीक होता ही नहीं है. जितनी मर्जी दवाइयां ले लो, जो मर्जी कर लो, नहीं ठीक होता है. जब तक स्ट्रेस पे काम नहीं होगा तब तक ना ही एलर्जी पे काम होगा, ना ही कोई और प्रॉब्लम पे काम होगा. तो इसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लिखा है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हम आगे चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं इनको यूजुअली, क्योंकि डिसऑर्डर बहुत ही बड़ा वर्ड हो जाता है. तो इसलिए आई वाज चेकिंग कि डिसऑर्डर लिखा है या सिम्टम्स लिखा है. तो इसलिए इट्स बेटर टू कॉल देम साइकोसोमैटिक सिम्टम्स. जैसे हेडेक्स लोगों के बहुत बढ़ जाते हैं, तो हेडेक का जो रीजन है उसका बायोलॉजिकल कॉज कोई नहीं है कि भाई न्यूरोलॉजी में कोई दिक्कत आई है या एनीथिंग, फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत आई है. स्ट्रेस ज्यादा होने से हेडेक बढ़ रहा है, दैट इज अ साइकोसोमैटिक सिम्टम. इसलिए कभी भी नोटिस करके देखना, अगर तुम अपने स्ट्रेस लेवल्स पे काम कर लोगे तो तुम्हारी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आधी. Researchers estimate that stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illnesses. Studies also reveal that 60% of medical visits are primarily for stress-related symptoms. ये मैंने पहले ही बोल दिया था. हमारे आसपास फिजिशियंस बैठे होंगे या होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाओ, हर महीने वही सेम पेशेंट्स आ रहे हैं, और उनके उसमें प्रॉब्लम्स में, डिजीजेस में कुछ भी बेहतरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स है. बट नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड. लोगों को लगता है हम दवाई खा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे. चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं हम, दवाई खाने से हर चीज ठीक नहीं होती है. सो दवाई 60 से 70% जो हमारे सिम्टम्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है. अगर आप स्ट्रेस पे काम कर लोगे, अपने आप उस चीज पर काम हो जाएगा. ठीक है, और स्ट्रेस पे काम कैसे शुरू होगा? स्ट्रेस पे काम माइंड को कंट्रोल करके ही शुरू होगा, वरना पूरे दिन हमारे पास ओवर थिंक करने के लिए बतेरे ऑप्शंस हैं. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन. 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है. अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं, तो बहुत कॉमन है ये. ठीक है, अब हैंसले कौन थे?
ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस के ऊपर काम करना शुरू किया था, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। ठीक है, सो हैंस लेही ने ही दिया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, या फिर आप इसको गैस मॉडल भी बोल सकते हो। अब हैंस लेही ने क्या किया, ये जानने के लिए कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसको जानने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च करी। अब उन्होंने एनिमल्स को क्या किया, एनिमल्स को उन्होंने जितने भी पॉसिबल स्ट्रेसेस हो सकते हैं वो सारे दिए, जैसे रेडिएशन, इंजरीज, कॉर्टिसोल, ये जितनी भी एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज से भी रेडिएशन निकलता है, तो ये सारी की सारी चीजों से उन्होंने एनिमल्स को एक्सपोज करवाया। अब एनिमल्स में जो रिएक्शन आए, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आए, उन्होंने उन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को कंपेयर किया विद द पीपल हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो पेशेंट्स थे उनके भी जो रिएक्शंस थे वो फिजियोलॉजिकली सेम थे। तो एनिमल्स जिनको हमने स्ट्रेसर्स से एक्सपोज करवाया उनके भी वही सेम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, और जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिटेड थे उनके भी सेम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे। इसके बेसिस पर उन्होंने एक मॉडल दिया कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है जब वो स्ट्रेस में होती है। ठीक है, सो 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी काम करती है। सबसे पहली स्टेज होती है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन में देयर इज अराउजल, मतलब जब आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई तो आपका क्या होगा, आप एकदम से अराउज हो जाओगे। तो कोई भी अगर ऐसा स्टिमुलस या कोई भी ऐसा स्ट्रेसर आपकी एनवायरमेंट में है जिसने आपके एड्रेनल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स को जो है एक्टिवेट कर दिया है, और ये हम जनरल अडेप्टेशन उसमें भी पढ़ चुके हैं, मॉडल में भी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस किससे 2 पाथवेज से चीजें करता है। 2 पाथवेज, वन वाज एड्रेनल ग्लैंड एंड सेकंड वाज पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एपाइनफ्राइन एंड नॉरएपाइनफ्राइन, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता था, कॉर्टिसोल। तो इसलिए जो ये हमारा स्टेज है अलार्म रिएक्शन, वो हमारे एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को अराउज कर रहा है या फिर अलार्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं ताकि हम उस चीज से फाइट कर सकें। अब जो इंडिविजुअल है वो किसके लिए रेडी है, फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी है, क्योंकि हॉर्मोन्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमें फाइट और फ्लाइट का करने में हेल्प करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल और नॉरपाइनफ्राइन एंड एपाइनफ्राइन। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है वो है रेजिस्टेंस स्टेज। अब रेजिस्टेंस स्टेज हमारी तब एक्टिवेट होती है जब हमारा जो स्ट्रेस वो है, सिचुएशन है, वो प्रोलॉन्ग चल रही है, मतलब लंबे समय के लिए चल रही है, तो रेजिस्टेंस स्टेज जो है वो बिगिन हो जाएगी, जिसमें हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को बताता है कि भाई थोड़ी सी जो रिसोर्सेज है वो अच्छे, मतलब थोड़ा सा कॉशियस वे में, यानी कि सस्टेनेबल वे में यूज करो, क्योंकि मुझे वो रिसोर्सेज लगानी है स्ट्रेस से डील करने में। इसलिए क्यों आपकी डाइजेशन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, क्योंकि बॉडी को लगता है अरे डाइजेशन तो होती रहेगी, पहले इस चीज से डील करना है। तो इसलिए हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को बोलता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं बॉडी के पास में उसको थोड़ा सा कॉशियसली यूज करो, क्योंकि मुझे स्ट्रेस पे काम करना है, मुझे स्ट्रेस लड़ने में अपनी ताकत लगानी है। ठीक है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करते हैं, या तो उसके थ्रेट से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कन्फ्रंट करते हैं, या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो वो फाइट एंड फ्लाइट, वो किसका क्या रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एनर्जी तो लग रही है। लास्ट स्टेज इज एग्जॉशन स्टेज।
एग्जॉशन स्टेज नाम से समझ में आ गया है कि क्योंकि सेकेंड स्टेज में बॉडी ने बोलना शुरू कर दिया था रिसोर्सेज को ढंग से यूज करो, अब यहाँ पर बॉडी के पास में रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं, सो दैट इज एग्जॉशन स्टेज। अब हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं कोलैप्स करने लगा है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। सो एग्जॉशन स्टेज कब आता है? जब बार बार जो स्ट्रेस है वो प्रोलॉन्ग चल रहा है, कंटिन्यूड स्ट्रेसर्स हैं, एक के बाद एक स्ट्रेस में लाइफ में स्ट्रेस लगा ही हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी की रिसोर्सेस खत्म हो गई हैं, इसलिए एग्जॉशन स्टेज आ गया है। सो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कि अलार्म रिएक्शन में या रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी लगा रहा है वो इनइफेक्टिव हो जाता है एंड वी बिकम मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे हाई ब्लड प्रेशर उसमें से एक है। तो ये है हमारी एग्जॉशन स्टेज। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कि रेजिस्टेंस स्टेज में हम चाहे फाइट रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एनर्जी दोनों में सेम लग रही है, दोनों में सेम लग रही है, इससे बढ़िया कन्फ्रंट करके खत्म करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बट यस ऑफ कोर्स हर किसी की सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है, तो हर इंसान अपने हिसाब से चलता है, लेकिन फाइट और फ्लाइट दोनों में ही हमारी एनर्जी तो लग रही है। और थर्ड स्टेज में हमारी सारी रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो सिचुएशन बेस्ड आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सिचुएशन बेस्ड कैसे आएगा कि आपको एक सिचुएशन दे दी कि भाई द लास्ट आई रिमेम्बर जो सिचुएशन आई थी कि देयर इज दिस पर्सन, उसके घर में आग लग गई है और जब उसके घर में आग लगी तो उसने अपनी मदर को बचाया, वहां से खिड़की तोड़ी और अपनी मदर को और अपने आप को अपने उस आग से बचाया। ठीक है, और उसके बाद में वो जो लड़की थी वो बेहोश हो गई, जिसने अपने आप को और अपनी मम्मी को सेफली बाहर पहुंचाया। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ हर, व्हाट विल बी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ हर बॉडी अंडर दिस सिचुएशन? एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ गैस मॉडल, या फिर कई बार तुम्हें आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है कि किस मेथड से तुम इसको एक्सप्लेन करोगे, तो उतना सिंपल भी नहीं होगा, इसलिए अच्छे से क्लियर करके सब चलना। एंड आई थिंक काफी मुश्किल तो नहीं था, आसान ही था। ठीक है, लेकिन हैंस सिलेई के मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर फोकस किया है। जनरल अडेप्टेशन मॉडल में तुम देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे भी उतना ही फोकस था जितना फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर था, लेकिन इस मॉडल में सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर फोकस किया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर फोकस नहीं किया गया है। ऑल्सो हमने उसमें पढ़ा था कि बहुत बारी किसी भी सिचुएशन को आप स्ट्रेसफुल मानोगे या नहीं मानोगे वो आपके इंटरप्रिटेशन पर सबसे पहले डिपेंड करता है। तो अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं करोगे उसको एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो आपको बाकी के रिस्पॉन्सेस भी नहीं आएंगे बॉडी में। सो दैट इज व्हाई हिज मॉडल वाज क्रिटिसाइज्ड, बट स्टिल ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेस पे काम ही उन्होंने किया था। ठीक है, सो Silei model has been criticized for assigning a very limited role to psychological factors in stress. Researchers have reported that the psychological appraisal of events is important for the determination of stress. How people respond to stress is substantially influenced by their perceptions, personalities, and biological constitutions. Basically, general adaptation model वाली सारी की सारी चीजें कि आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका परसेप्शन, हर चीज अफेक्ट करेगा कि आप किसी चीज को स्ट्रेसफुल मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर मान लिया है तो फिर कितना स्ट्रेसफुल मानते हो वो भी आपकी पर्सनालिटी, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर अप्रेजल्स ऑफ अ सिचुएशन एज अ स्ट्रेसफुल और नॉट। ठीक है, रेस्ट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, वन मोर थिंग, इस पे मैंने वो भी डाल रखा है नेक्स्ट पेज पे, तो अगर आएगा ये तो तुम ये भी बना सकते हो टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दोगे, इसको रीड जरूर कर लेना है एक बारी। ठीक है, ये जो फिगर दे रखी है मैंने। ठीक है,